नमस्कार, मैं अजीत भारती। सबसे पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे ना तो इससे मतलब है कि पहले के तथाकथित क्रांतिकारी लेनिन, माओ या विचारक मार्क्स ने क्या लिखा था, उनके विचार क्या थे। न ही इससे कि किसी आतंकी के हाथों की आसमानी किताब किसी मजहब के बारे में क्या कहती है। मतलब इसलिए नहीं है कि विचारों का या किताबी बातों का सच्चाई और ज़मीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैं किसी के विचारों के नाम पर, किसी किताब की कुछ आयतों के नाम पर जो हो रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बजाय इसके कि दूसरी जगह यह कहा गया है कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं या हम सर्वहारा की क्रांति कर रहे हैं। मैं उन प्रतीकों का, उन बातों के विभत्स रूप को हर रोज़ झेल रहा हूँ। इसलिए मैं अपने अनुभव, अपने समाज के अनुभव और अपने आसपास देखकर बातें करूँगा, न कि लेनिन ने जो हत्याएं कराई, माओ ने जो सामूहिक नरसंहार कराए, उसके पीछे की वजह क्या थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि फ़लाँ किताब के फ़लाँ चैप्टर में यह लिखा गया है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है, क्योंकि ये कहने की बातें हैं, इनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वामपंथ क्या है? एक खूनी विचारधारा जिसका नाम लेकर भारत में पिछले 20 सालों में 12,000 हत्याएं कर दी गई, जिसमें 2700 सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज के बलिदानी थे। ये हत्या किसके नाम पर हुई? पीपल्स यानी आम जनता के नाम पर, सर्वहारा के नाम पर। मरने वाले कौन थे? प्राइवेट जेट से घूमने वाले जॉन ट्रेवल्टा टाइप के लोग, या फिर प्राइवेट आइलैंड में छुट्टियां बिताने वाले जॉनी डेप की हैसियत वाले? जी नहीं, भारत में 90% लोग या तो गरीब हैं या बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मरने वाले आंकड़े सरकारी हैं, और जो मरे हैं वो अधिकतर वैसे लोग हैं जो भारत के सीमित संसाधनों के बीच किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। वो भी वही आम इंसान थे जिनका नाम इनके पीपल्स वार ग्रुप से लेकर पीपल्स लिबरेशन आर्मी या कम्यून की बातों में होता है। हत्या तो महज एक संख्या है जो बड़ी या छोटी हो सकती है, जिसे हम या आप आंक सकते हैं। लेकिन उन 68 जिलों का क्या जहां माओवादी या नक्सली आतंक के साए में जीने को लोग मजबूर हैं? क्या उस डर को आंका जा सकता है? क्या उन बच्चियों पर किए गए बलात्कार, उन परिवारों पर की गई हर रोज की हिंसा को संख्या में लाया जा सकता है? शायद नहीं। सर्वहारा शब्द इन वामपंथी आतंकवादियों के लिए एक ढाल है। जन आंदोलन इनके निजी स्वार्थ के लिए पावर तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है। आप खूब ढोल और डुगडुगी बजा लीजिए और क्रांति के गीत गाइए, नुक्कड़ नाटक कीजिए, लेकिन हर वामपंथी नेता के पीछे हिंसा और व्यभिचार की मेन स्ट्रीमिंग आपको दिख जाएगी। तुम्हारी देह कम्यून की संपत्ति है जैसे जुमले सुनाकर महिला काडरों का सेक्सुअल मोलेस्टेशन और रेप इन कामपंथियों का ट्रेडमार्क है। इनके नेताओं को कभी सुनिए कि इन्होंने कैसे शब्दों का सहारा लेकर सपने दिखाए हैं। जहां इन्होंने राज किया, वहां हर जगह जहां भी राज किया वहां पॉलिटिकल किलिंग्स की बाढ़ ला दी है। मुझे याद आता है इसी विचारधारा के एक नेता का बयान, जो सीपीएम जनरल सेक्रेटरी विजयन थे, जिसने अपने पार्टी के लोगों को बंगाली कम्युनिस्टों का तरीका अपनाने को कहा था कि विरोधियों को जिंदा गाड़ दो नमक की बोरियों के साथ, कि उसकी हड्डियां भी पुलिस को न मिले। इस एक वाक्य से भारत के 2 कम्युनिस्ट शासित राज्यों की सच्चाई बाहर आ जाती है। इन दोनों के राज्य में कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं वो गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए। अब इस बात पर चर्चा कि मैंने इन्हें आईसिस के जिहादियों से क्यों जोड़ा, उनके समान क्यों रख रहा हूं, बहुत आसान है इन्हें ऐसा मानना। दोनों ही विचारधाराएं आतंकी हैं, हिंसक हैं, और लोगों की जान लेना इन दोनों में जस्टिफाइड है। इस्लामी आतंकी कहते हैं कि मजहब के नाम पर सारी मारकाट सही है। माओवंशी कामपंथी और लेनिन और माओ की नाजायज औलादें कहती हैं कि क्रांति की राह में जो भी आएगा निपटा दिया जाएगा। दोनों के लिए फंडिंग बाहर से भी आता है। अपहरण करके पैसे जुटाना दोनों का मुख्य काम है। धमकी और वसूली से पैसे मांगना भारत में हर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक मुख्य तरीका है पैसे उगाने का। दोनों ही तरीकों में बाहरी देशों का खूब इन्वॉल्वमेंट। दोनों ही तरीकों में पॉलिटिकल हैंडलिंग और संरक्षण अपने हितों को देखते हुए राष्ट्र या राज्य की सत्ता देती रही है। एक तरफ लक्ष्य सबको एक खलीफा के नीचे लाना है, दूसरी तरफ कम्यून है। एक तरफ इस्लाम मजहब और मुसलमान होना अपने समाज और देश से बड़ी चीज हो जाती है, तो दूसरी तरफ कम्यून के लिए समर्पण इतना प्रबल कि भारत और चीन लड़े तो भारतीय कम्युनिस्ट चीन के साथ खड़े दिखते हैं। विचारधारा सर्वोपरि हो जाती है, और उसके रास्ते में काफिर आए तो मारा जाता है, काटा जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, शांति दूत बनकर बाजारों में फट जाता है, या फिर सड़कों पर ट्रक चलाकर लोगों को रौंद देता है, चाकू मारता फिरता है। दूसरी तरफ
कम्यून इतना सर्वोपरि हो जाता है कि सीआरपीएफ के जवानों को, स्कूली मास्टरों को, उन सरकारी मुलाजिमों को जिनके घर में वो अकेले कमाने वाले हों, बहुत गरीब तबके से आते हों, घेर कर मारने में ये एक बार सोचते भी नहीं। खुद घिर जाने पर बच्चों को ढाल बनाकर बचते हैं और अपने कम्युनिस्ट कामरेड उनकी लाश में भी बम सिल देते हैं कि उसकी लाश में भी धमाका करके 2-4 और गरीब घरों के जवानों की बलि जो है वामपंथ के नाम पर चढ़ जाए। दोनों ही विचारधाराएं खौफ और आतंक के आहार पर जिंदा है, और ये जिन लोगों की बेहतरी के सपने बेचते हैं वो मुसलमान इन इलाकों में सबसे बदतर जीवन जीता है, और वो गांव वाले बुनियादी सुविधाओं से दूर है। बात यह है कि अगर गांव वाले तक सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल पहुंच गए तो फिर इन वामपंथी आतंकवादी नरपिशाचों के जीवन का पर्पस यानी लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जेएनयू जैसे संस्थानों में चलने वाली दारू की महफिलों में गांजे के जॉइंट फूकते कामरेड ज्ञान तो बहुत बांट देते हैं, शब्द तो बहुत जुटा लेते हैं, लेकिन इनकी निजी जिंदगी और इनके आदर्शों की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों ही विचारधाराएं आम जनता, गरीब, निर्दोष, निर्बल लोगों की लाशों के खून से लाल और काले हो चुके झंडों के नीचे चलती है। दोनों के प्रवर्तकों ने भले ही मजहब और विचारों में नशे आदि को नकारने की बात कही हो, लेकिन नशा और नशे में धुत आतंकी इसी अफीम को लोगों तक पहुंचाकर रिक्रूट करते हैं। नशा सिर्फ नशीली वस्तुओं का नहीं होता, नशा तो बातों का भी हो सकता है कि देखो वो दिन जब पूरा विश्व इस्लाम के झंडे के तले होगा, देखो वो दिन जब पूरी दुनिया सर्वहारा के पैरों तले होगी। किस जगह, किस नेता ने सर्वहारा को दुनिया दे दी? आईसिस के इस्लामी मूल्यों के तथाकथित रक्षक रात में महिलाओं का बलात्कार करते हैं और दिन में कहते हैं बुर्का पहनकर चलो वरना दूसरे मर्द तुम्हें देख लेंगे। वैसे ही लंपट कामपंथी हास्यास्पद तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है और अपने विरोधियों को जिंदा दफनाने, बीच सड़क काट देने और स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग करके सैकड़ों लोगों को गायब करने से हिचकिचाता तक नहीं। इनकी नई पौध लिंगलहरी कन्हैया बेगूसराय के कोरेगांव में विरोध का काला झंडा देखने पर अपने गुंडे छोड़ देता है, और जो घर में घुसकर लोगों को पीटते हैं, सर फोड़ देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। इसलिए जो ज़मीन पर है उसकी बात करते हैं, जो हो रहा है उसकी ही बात होनी चाहिए। मार्क्स ने किस समाज की बात की थी और उसके विचारों से प्रभावित तमाम राष्ट्र और नेता कैसे तानाशाह बन गए, उसे भी याद रखना ज़रूरी है। इस्लाम अगर शांति का मजहब है तो फिर उसके नाम पर जो हर दूसरे दिन लोगों को मारा जाता है उस पर इस्लाम चुप कैसे है? फिर मैं किताब में क्या लिखा है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कौन सी बात कही गई है उससे क्या मतलब रखूं? लिखा तो हमारी भी किताबों में बहुत कुछ था जिसमें इसी इस्लामी आतंक की आग लगा दी गई थी। कहने को तो जेएनयू में भी शिक्षा दी जाती है और स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा तो लगता है। फिर कम्युनिस्टों के सत्ता से विरोधियों को किसी भी कीमत पर हटाने और आईसिस के खिलाफत के लक्ष्य में कौन सा अंतर है? दोनों ही रक्तरंजित विचारधाराएं हैं। उसके लिए इनके मैनिफेस्टो और मार्क्स की दाढ़ी कितनी अच्छी थी, इस पर मैं क्यों स्खलित होता रहूं? मेरे लिए तो इनके झंडे का लाल रंग उन करोड़ों लोगों की सामूहिक हत्या का रंग है जो इस आतंकी, नक्सल, माओवादी, लेनिनवादी, कामपंथी विचार की बलि चढ़ गए। इसलिए जब मैं लिखता हूं, जब मैं बोलता हूं कि अब ऐसी क्रांतियों की प्रासंगिकता नहीं है, तब मैं यह कहना चाहता हूं कि अब दुनिया से ज़ारशाही और राजाओं का चलन जा चुका है। अब सर्वहारा ही वोट देकर अपने नेता को चुनती। अब सर्वहारा के ही सर पर कोई पार्टी छत ला रही है, कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई बिजली पहुंचा रहा है, कोई सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल दे रहा है। आयुष्मान योजना क्या सर्वहारा के लिए नहीं है? गरीब किसानों के लिए तमाम योजनाएं क्या सर्वहारा के लिए नहीं? गांव की सड़कें क्या सर्वहारा के लिए नहीं? घरों में लटकते बल्ब क्या सर्वहारा के लिए नहीं? शौचालय की व्यवस्था और साफ होती नदियां क्या सर्वहारा के हिस्से नहीं आती? करोड़ों छतें क्या सर्वहारा परिवार के लिए नहीं है? फिर ये कम्युनिस्ट लंपट, कामांध कामरेड, लेनिन और माओ जैसे आतंकियों को अपना आदर्श मानकर किसका भला करने का लक्ष्य लिए चल रहे हैं? सर्वहारा की बात तो हर पार्टी कर रही है। कांग्रेस भी गरीबी हटाओ की ही बात करती है। भाजपा भी हर भारतीय पर 1,08,000 रुपये हर साल सब्सिडी या योजनाओं के नाम पर खर्च कर रही है। केजरीवाल, मायावती, अखिलेश, लालू, नायडू, ममता, कुमारस्वामी, योगी, मोदी सब तो गरीबों की ही बात कर रहे हैं। फिर किस सर्वहारा को सत्ता दिलाने की योजना बना रहे हैं वामपंथी? मतलब साफ है कि ये सब चोर हैं जिनका उद्देश्य कुछ और ही है। सर्वहारा को सत्ता किस वामपंथी या समाजवादी व्यक्ति ने दे दी? ये इतिहास जानता है,
लालू जैसा सर्वहारा जब सत्ता में पहुंचा तो न सिर्फ अपने समय का सबसे बड़ा घोटाला किया, बल्कि जानबूझकर शिक्षा से पूरी आबादी को वंचित रखा। कानून व्यवस्था की बर्बादी को चरम तक ले गया लालू। बंगाल और केरल की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए ये जंगलों में छुपकर अपने स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने और सरकारों को डिस्टेबलाइज करने और दूसरी तरह के आतंकियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हो रहे हैं। इनका उद्देश्य अब चिरकुटों वाला हो गया, जिसमें किसी गांव वाले को वोट करने से रोक देते हैं तो खुश हो जाते हैं ये लोग। आपने 5 सालों में देखा होगा कि कॉम्बिंग करके इन्हें जंगलों से घसीट कर निकाला गया और निकाला जाएगा अगले भी 5 सालों में। इस विचारधारा के ताबूत में अंतिम कीले बहुत जल्द जो है ठोकी जाएंगी। ज़रूरत थी एक सही तरह के सरकार की जो आतंकी को आतंकी कहे, वामपंथी, चरमपंथी, उग्रवादी कहकर उसे डाउन प्ले ना करे। नमस्कार।